राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का लेक्चर मेडिकल बिलिंग का लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे आज रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट की, यानी कि आरसीएम, और मेडिकल बिलिंग की थोड़ी सी डेप्थ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा थीम है उसको आप ध्यान में रखेंगे कि पेशेंस इज द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। पेशेंस हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ठीक है, चाहे वो आप कोई भी फील्ड ले लो, अगर आप धैर्य दिखाते रहेंगे तो आप हमेशा जो है आप सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी, पर पेशेंस दिखाए रखेंगे तो आपको पक्का आपको अचीवमेंट मिलेगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट की, यानी कि आरसीएम इन टर्म्स ऑफ मेडिकल बिलिंग। तो बेसिकली आरसीएम एक प्रोसेस होता है दैट मैनेज क्लेम प्रोसेसिंग, पेमेंट एंड रेवेन्यू जनरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया कि मेडिकल बिलिंग होता क्या है। ठीक है, और हमने ये पाया कि मेडिकल बिलिंग का मतलब ये है कि आप प्रोवाइडर की तरफ से क्लेम भेजेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, और वहाँ से जो पैसा आएगा वो आप मतलब कि वो ट्रांजैक्शन आप करेंगे। तो वो क्लेम जाता कैसे है, पेमेंट कैसे आती है, और उससे आपका कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं आरसीएम, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। ठीक है, और रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के 3 पिलर होते हैं, या फिर कह लीजिए 3 पी होते हैं। क्या क्या है? प्रोवाइडर, पेयर और पेशेंट। और आप जो हैं प्रोवाइडर और पेयर के बीच में बिलिंग कंपनी एक्ट करते हैं, प्रोवाइडर की तरफ से और इंश्योरेंस की तरफ आप एक्ट करते हैं। दोनों के बीच में आप मेडिएटर की तरह काम करते हैं, जिससे जो प्रोवाइडर है, जो हॉस्पिटल है, उसका वर्कलोड कम होता है, उसको और सर्विस समाज को देने का मतलब कि उसको बेनिफिट मिलता है ना। पहले अगर वो 10 पेशेंट देख रहा होता तो अब वो 20 देख सकता है, इसकी वजह से, वर्कलोड कम होने की वजह से। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये आपका रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट है। इसमें 3 चीज़ें दे रखी हैं आपको: बिफोर विजिट, ड्यूरिंग विजिट और आफ्टर विजिट। क्या क्या प्रोसेस करने होते हैं। तो बिफोर विजिट जो है, उससे पहले आपको जो है एलिजिबिलिटी चेक एंड डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन। डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन क्या होता है? ये पेशेंट की डिटेल्स होती है। ठीक है, इसके बारे में हम जब आगे चर्चा करेंगे तो उसके बारे में अच्छे से देखेंगे। और एलिजिबिलिटी चेक क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ड्यूरिंग विजिट जो है वो वहाँ पे होता है कलेक्शन ऑफ कोपे एंड बैलेंस। कोपे हमने ऑलरेडी देख रखा है। आफ्टर विजिट, जब पेशेंट विजिट करता है उसके बाद जो है सारे प्रोसेस जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं क्लेम क्रिएशन, वैलिडेशन एंड सबमिशन, करेक्शन करेक्टिंग एरर्स एंड डिनाइल्स, क्लेम फॉलोअप, स्टेटमेंट टू पेशेंट, कलेक्टिंग पेमेंट फ्रॉम पेशेंट, एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस। ये सब क्या है? ये आफ्टर विजिट के प्रोसेसेस हैं। तो ये पूरा जो है सब कुछ जो है ये साइकिल, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के अंडर जो है आता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो ये बेसिकली आपके स्टेप्स हैं ड्यूरिंग दी आरसीएम, ड्यूरिंग दी रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। ये आपके स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला कौन सा? पहला है पेशेंट प्री ऑथराइजेशन, सेकंड है एलिजिबिलिटी बेनिफिट्स एंड वेरिफिकेशन, थर्ड है क्लेम सबमिशन, क्लेम सबमिट करना जो हमारा काम है, पेमेंट पोस्टिंग, डिनाइल मैनेजमेंट, और लास्ट में है एआर फॉलोअप। और उसके बाद रिपोर्ट एक सबमिट की जाती है, रिपोर्टिंग होती है। तो ये बेसिकली 7 स्टेप हैं। बेसिक स्टेप अगर देखा जाए, जिसमें आरसीएम जो डिवाइडेड है वो 7 स्टेप्स में है। इसके अंदर भी फर्दर बहुत सारे मिनी स्टेप्स हैं, है ना, ये सब स्टेप्स हैं। उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे जब हम सारे स्टेप्स की चर्चा करेंगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं अपने पहले स्टेप की, जो कि पहला स्टेप क्या है? पेशेंट्स प्री ऑथराइजेशन। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। ये है आपका पेशेंट प्री ऑथराइजेशन। ठीक है,
आप इसके स्टेप देख पा रहे होंगे कि इसमें 3 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप है अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है और ये तीसरा है। तो पहला स्टेप ऑफ पेशेंट प्री ऑथराइजेशन, प्री मतलब पहले, ऑथराइजेशन मतलब कि ऑथराइजेशन रजिस्टर करना, ठीक है, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना। तो सबसे पहला स्टेप होता है अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग। फ़ोन करके देखो, इंडिया और अमेरिका में या यूएस में, अदर कंट्रीज़ में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे देखो, इंडिया के जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो बहुत चीप हैं कंपैरेटिव टू बाकी सारे देश, और प्लस इंडिया का जितना पॉपुलेशन है उतना पूरे वर्ल्ड में भी नहीं होगा, किसी 1-2 कंट्रीज़ में भी नहीं होगा, ठीक है, उसका आधा भी नहीं होगा। तो इंडिया में नॉर्मल आपने अगर देखा होगा तो क्या होता है कि लोग लाइन में अगर जैसे किसी को तकलीफ है तो तुरंत जाएगा, लाइन में लगेगा, पर्ची कटाएगा, टोकन का वेट करेगा, आ जाएगा। लेकिन यूएस एंड अदर कंट्रीज़ में क्या होता है, आपके फ़ोन पे बात होती है, फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ली जाती है, फिर वो डेट देता है, उस डेट को आप जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है यूएस में काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम लगता है। मतलब आपका नंबर लगेगा, क्या पता आपको आज तकलीफ है और आपका नंबर लगे 7 दिन बाद, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो हम अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग की बात करें, जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेड्यूलिंग एन अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर द पेशेंट बेस्ड ऑन क्रिटिकलिटी ऑफ सिचुएशन। कितना क्रिटिकल है पेशेंट, उसके हिसाब से शेड्यूलिंग की जाती है, ठीक है। आपका एक अपॉइंटमेंट शेड्यूलर होता है, एक बंदा होगा जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेगा हर बंदे की। जैसे मतलब कि आप जो डेस्क, रिसेप्शन डेस्क होती है वो कह लो आप, वहाँ पे आप कॉल करोगे, ठीक है। वहाँ पे आप बताओगे कि आपकी प्रॉब्लम की अर्जेंसी कितनी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या क्या कितना दर्द हो रहा है, क्या चीज़ है, आप सब कुछ बताओगे, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट शेड्यूलर ये चेक करेगा कि भाई डॉक्टर को कितना टाइम लगने वाला है इस केस में, ठीक है, और आपकी सिचुएशन क्या है। ये सब देखने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, फोन पे, ऑन फोन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑन फोन होगा ये चीज़, ऑन फोन, ठीक है। ये सब देखने के बाद वो आपको एक अपॉइंटमेंट देगा, एक डेट देगा कि भाई इस दिन आप आ जाओ, मान लो 12 तारीख को आप आ जाओ, ठीक है। तो 12 तारीख को आपको जाना होगा, ठीक है। इन दिस प्रोसेस पेशेंट कॉल्स इन द फैसिलिटी आस्किंग फॉर एन अपॉइंटमेंट। तो ये है आपका पहला स्टेप, जिसको हम बोलते हैं अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्या था, सेकंड था पेशेंट रजिस्ट्रेशन। तो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब कि आपकी अपॉइंटमेंट लगी 12 तारीख को, आप 12 तारीख को पहुंच गए। तो पहला स्टेप जो होता है पहुंचने के बाद, वो होता है पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होना। पेशेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की जाएगी, फिल करवाई जाएगी। क्या क्या इंक्लूडेड है उसमें, हो गए पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन, गारंटर इन्फॉर्मेशन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और कॉपी ऑफ एन आईडी कार्ड। ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर की जाएंगी, ठीक है। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये बंदा जो है ये पर्टिकुलरली पेशेंट की इंफॉर्मेशन रजिस्टर कर रहा है। तो ये चीज़ है, ये सेकंड स्टेप है पेशेंट रजिस्ट्रेशन। इसमें आप देख सकते हैं और आपको एक पेशेंट कार्ड या फिर इंश्योरेंस कार्ड आपका ऐसा होता है, देखिए, है ना। इसमें ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन मेंशन होती हैं। ये जो आपकी आईडी है, ये मैंने बोलता ना क्या, एक आईडी दिखानी पड़ेगी, तो ये आपकी आईडी है, ठीक है। इसमें सब कुछ मेंशन है, इसमें पूछता भी है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये कौन सा प्लान है इंश्योरेंस का, वो यहाँ पे मेंशन है। फार्मेसी का नेटवर्क मेंशन है, और नेटवर्क नेशनल नेटवर्क लोगो जो है वो भी मेंशन है, ठीक है। तो जब पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है तो एक इंश्योरेंस कार्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ये चीज़ आपको क्या क्या होती है, इंश्योरेंस नेम होता है, पॉलिसी नेम होता है, पॉलिसी आईडी होती है। ये क्या है, इंश्योरेंस कार्ड की इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो उसके पास आईडी होती है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या मेंशन होता है। तो ये सब ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपकी रजिस्ट्रेशन के दौरान, जब आपकी मतलब कि एक आईडी की फोटो कॉपी वगैरह रखेंगे वो, तो ये ऑलरेडी उन तक पहुंच जाएगी। ग्रुप आईडी क्या है ना। और अच्छा, ग्रुप आईडी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ग्रुप आईडी वो आईडी होती है जो कंपनी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। टर्मिनेशन डेट, इफेक्टिव डेट, ये हम आगे देखेंगे क्या होता है। सब्सक्राइबर नेम, नाम क्या है उसका, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डिपेंडेंट नेम,
उसके जो नॉमिनी है वो कौन है, डिपेंडेंट हमने ऑलरेडी देखा है क्या होता है। इंश्योरेंस फिजिकल एड्रेस, इंश्योरेंस क्लेमिंग एड्रेस, क्यों, क्योंकि जो क्लेम है वो ऑन पेपर भी भेजा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी भेजा जा सकता है। पीसीपी क्या होता है, पीसीपी होता है, पीसीपी का फुल फॉर्म है प्राइमरी केयर फिजिशियन, प्राइमरी केयर फिजिशियन। अगर सरल भाषा में बोलूं तो आपका जो फैमिली डॉक्टर होता है वो बेसिकली, ठीक है, उसका भी मेंशन होता है, क्योंकि क्या पता उसने रेफर कर दिया हो, मतलब कि बीमारी कुछ ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की हो तो उसको रेफर कर दिया हो, तो रेफरल कोड भी यहाँ पे देना पड़ता है, वो हम आगे ऑलरेडी देखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रख लो कि ये सब इंश्योरेंस कार्ड में मेंशन होती हैं। आगे चलते हैं। और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं बिफोर पेशेंट को क्या बोलते हैं, भर्ती करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहला होता है AOB, जिसका फुल फॉर्म है असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट। अब ये AOB क्या है, AOB है एक तरह का फॉर्म साइंड बाय द पेशेंट टू ऑथराइज प्रोवाइडर सो दैट ही कैन डायरेक्टली कलेक्ट द पेमेंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अगर सरल भाषा में बताऊं तो AOB ऐसा फॉर्म है जो पेशेंट भरता है, जो मतलब प्रोवाइडर या फिर हॉस्पिटल को ये पावर दे रहा है कि वो इंश्योरेंस से डायरेक्ट पैसा ले सकती है। ठीक है, उसको मतलब बार बार पेशेंट के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इंश्योरेंस से कांटेक्ट करके उससे जो सर्विस का पैसा है, जो सर्विस रिसीव करी है पेशेंट ने, उसका जो पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव कर सकती है। कौन, प्रोवाइडर। और जो कौन करता है, एक्चुअली में प्रोवाइडर की तरफ से हम लोग करते हैं, मतलब कि मेडिकल बिलिंग वाले लोग करते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म जो भरा जाता है उसको बोलते हैं ROI, जिसका फुल फॉर्म है रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन। रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन एक तरह का फॉर्म है दैट इज साइंड बाय द पेशेंट टू ऑथराइज प्रोवाइडर सो दैट ही कैन रिलीज हिज हेल्थ इंफॉर्मेशन। अब आप बोलेंगे कि उसकी हेल्थ इंफॉर्मेशन रिलीज करने का क्या मतलब बन रहा है। अब मैं एग्जांपल दे समझाता हूँ। मान लो, ठीक है, पेशेंट नॉर्मली भर्ती हुआ किसी, उसको मतलब कि सपोज उसके दिल में दर्द हो रहा था या कुछ हो रहा था उसको, नॉर्मल वो भर्ती हुआ, ठीक है, किसी अस्पताल में। अब पता चला टेस्ट के द्वारा कि उसकी सिचुएशन क्रिटिकल है, उसका यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो रेफर करेगा, वो रेफर जब करेगा तो उसको पेशेंट की इंफॉर्मेशन आगे फर्दर भेजनी पड़ेगी ना दूसरे अस्पताल में। तो ROI जो फॉर्म है वो प्रोवाइडर को ये पावर देता है कि वो पेशेंट की इंफॉर्मेशन रिलीज कर सकता है, हेल्थ की इंफॉर्मेशन, रिमेंबर हेल्थ इंफॉर्मेशन रिलीज कर सकता है दूसरे को, इन केस ऑफ मतलब कि कुछ भी अगर वैसा केस पड़ता है, इमरजेंसी केस वगैरह कुछ भी पड़ता है केस, तो वो रिलीज कर सकता है, ये पावर देता है। नहीं तो आपको पता है, देखो इंडिया जैसा नहीं है, हर चीज़ बाहर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलती है, मतलब कि आप प्राइवेट जो राइट टू प्राइवेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा ही नहीं किसी की मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपरली उससे पूछना पड़ेगा। तो सेम चीज़ है, तो ये ROI जो फॉर्म है ये वही पावर जो है प्रोवाइडर को देता है। लास्ट फॉर्म जो फिल करते हैं वो है वेवर ऑफ लाइबिलिटी। Waiver of liability is a form signed by the patient. If any service is not paid by the insurance, then patient will be responsible for the cost of the service. मान लो पेशेंट की सर्विस की कुछ कॉस्ट हुई 1000 रुपया, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस जो उसने ले रखा था वो सिर्फ 800 रुपये कवर कर रहा है, तो बचे हुए 200 रुपये, $200 जो हैं वो कहाँ गए। क्या मतलब कि इसका मतलब क्या है कि हॉस्पिटल अपना घाटा सहेगा, हॉस्पिटल अपना पेमेंट नहीं लेगा। तो वेवर ऑफ लाइबिलिटी ये फॉर्म जो होता है ये इसलिए भरवाया जाता है, इसका कहने का मतलब ये है अगर कोई सर्विस इंश्योरेंस पे नहीं करता है जैसे कि ये, तो उस केस में जो उसका पैसा है वो पेशेंट को देना पड़ेगा, पेशेंट रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज़ के लिए। ये है आपका वेवर ऑफ लाइबिलिटी फॉर्म। ठीक है, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं जो पेशेंट से भराए जाते हैं उसको भर्ती करने से पहले। ठीक है, आई होप आपको इजीली समझ आ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो पेशेंट के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, पेशेंट के कुछ टाइप्स होते हैं, ये भी पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। पहला है इन पेशेंट, जिसको हम एडमिटेड पेशेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडमिटेड पेशेंट। ठीक है,
अ पेशेंट हु इज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट दैट रिक्वायर एटलीस्ट 1 ओवरनाइट स्टे। ऐसा पेशेंट जिसको अपने इलाज के लिए एक रात, एटलीस्ट एक रात तो रुकना पड़े, उसको हम बोलते हैं इन पेशेंट या एडमिटेड पेशेंट। वहीं अगर उसको उसका इलाज उसी दिन हो गया तो उसको बोलते हैं नॉन एडमिटेड या फिर आउट पेशेंट। मतलब मान लो सपोज मुझे चोट लगी, मैं फुटबॉल खेला था और मैं गिर गया, ठीक है, मेरे बहुत भयंकर मतलब कि खून वून निकलने लगा, मैं हॉस्पिटल गया, उसने फटाफट 1 घंटे 2 घंटे के अंदर पट्टी कर दी, तो मतलब मुझे रात में रुकने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे पेशेंट मैं क्या हुआ, मैं आउट पेशेंट हुआ। ऐसे पेशेंट जिनको एक रात रुकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं एक्यूट केयर। अ पेशेंट हु हैज रिसीव्ड एक्टिव बट शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट फॉर सेवियर इंजरीज, एपिसोड ऑफ इलनेस एंड अर्जेंट मेडिकल कंडीशन और ड्यूरिंग द रिकवरी फ्रॉम अ सर्जरी। एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है छोटा, ठीक है, जिसका शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट हुआ हो, ऐसे पेशेंट को हम एक्यूट केयर के अंदर कंसिडर करते हैं। ऑब्जर्वेशन पेशेंट की हम बात करें, इसका अपोजिट है, आपको नाम से समझ में आ रहा है। अ पेशेंट हु रिक्वायर्ड अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट, जिसको एक पीरियड के लिए ट्रीटमेंट देना पड़े, मतलब कि उसको 1 महीना 10 दिन 15 दिन कितने दिन भी आप मान लो उसको वहां पर रखना पड़े उस ट्रीटमेंट के लिए, फॉर और मॉनिटरिंग बिफोर अ डिसीजन इज मेड कंसर्निंग देयर एडमिशन और डिस्चार्ज। तो ऐसे पीरियड को हम ऑब्जर्वेशन पेशेंट बोलेंगे, मतलब ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, ठीक है, कि हम इस पर क्या डिसीजन लेंगे, कुछ टेस्ट कराए इसको, मतलब उसको रखा हुआ है कुछ टाइम के लिए। और जिनको शॉर्ट टर्म के लिए छोड़ दिया उसको हम बोलते हैं एक्यूट केयर। रिहैब की बात करें तो रिहैब तो आपको पता ही है, रिहैब हो गया, इसको नर्सरी भी बोलते हैं। एन इल और इंजर्ड पेशेंट हु नीड फिजिकल कैपेबिलिटी रिस्टोर्ड, ठीक है, ऐसा पेशेंट जिसको फिजिकल जो इसकी कैपेबिलिटीज हैं उसको रिस्टोर करने के लिए उसको रखा गया है, ठीक है। तो ऐसे को हम बोलते हैं कि उसको रिहैब में भेज दिया। आई होप आपको क्लियर होगा। इमरजेंसी रूम की बात करें तो आपको पता है, पेशेंट हु अराइव एट द हॉस्पिटल सीकिंग इमीडिएट और अर्जेंट केयर, जिसको बहुत ही अर्जेंटली मतलब इलाज होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे को हम कंसिडर करते हैं इमरजेंसी रूम या इमरजेंसी पेशेंट के तौर पे, ठीक है। वहीं हम बात कर रहे हैं, 2 और कैटेगरी होती हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। 2 और कैटेगरी हम देख लेते हैं। एक को हम बोलते हैं न्यू पेशेंट, यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक को हम बोलते हैं न्यू पेशेंट और एक को हम बोलते हैं एस्टैब्लिश पेशेंट। इनके बारे में पूछा जाता है जब आप क्या बोलते हैं, जब आप कंपनी वगैरह ज्वाइन करेंगे, तो जब आपका इंटरव्यू वगैरह होगा किसी कंपनी में, तो वहाँ पे इनके डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो न्यू पेशेंट क्या है, अगर मैं डेफिनेशन वाइज समझाऊं तो अ पर्सन हु हैज नॉट रिसीव्ड एनी ट्रीटमेंट फ्रॉम प्रोवाइडर ऑफ सेम स्पेशलिटी, ये मैं लिखा हुआ है सेम स्पेशलिटी, स्पेशलिटी मतलब हॉस्पिटल, इन सेम ग्रुप ऑफ प्रैक्टिस नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, विथ इन 36 मंथ। ऐसा पर्सन जिसने 36 महीने के अंदर दोबारा उसी हॉस्पिटल में उसी ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स के साथ जो है ट्रीटमेंट रिसीव नहीं किया हो, ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं न्यू पेशेंट। और वहीं अगर इसका उल्टा मान लें तो मतलब अ पर्सन हु हैज रिसीव्ड, जिसने रिसीव किया हो एनी ट्रीटमेंट फ्रॉम प्रोवाइडर ऑफ सेम स्पेशलिटी इन सेम ग्रुप ऑफ प्रैक्टिस विथ इन 36 मंथ। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हैज़ रिसीव्ड, यहाँ पे हैज़ नॉट रिसीव्ड।
मान लो मैं क्या बोलते हैं, मुझे कोई XYZ बीमारी हुई, ठीक है, उसके लिए मैं एक हॉस्पिटल गया, ठीक है, और उन्होंने मेरा इलाज कर दिया। ओके, आई होप इतना आपको समझ में होगा। कोई उन्होंने मेरा इलाज कर दिया, और मान लो कि 1 साल हुआ नहीं कि उसके सिम्टम्स फिर से दिखने लगे, और मैं फिर उसी हॉस्पिटल में गया, उन्हीं डॉक्टर ने फिर मेरा इलाज किया, तो मैं विथिन 36 मंथ दोबारा गया, तो ऐसे में मैं क्या हुआ, मैं हुआ एस्टैब्लिश पेशेंट। समझ लो। और अगर 36 महीने के अंदर मैं नहीं गया इलाज करवाने के लिए, तो मैं अगली बार जब जाऊंगा, 36 महीने बाद जब जाऊंगा, तो मैं ऐसा न्यू पेशेंट कंसिडर किया जाऊंगा। तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक क्या बोलते हैं, डेफिनेशन है न्यू पेशेंट और एस्टैब्लिश पेशेंट की। ठीक है, यह आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। अगला है डेमोग्राफिक डिटेल एंट्री। डेमोग्राफिक डिटेल्स या डेमोग्राफिक एंट्री क्या होता है? तो इट इज अ प्रोसेस टू रिकॉर्ड पेशेंट इंफॉर्मेशन इनटू सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या है, रजिस्टर वगैरह में कॉपी में लिखा जाता है, लेकिन अब क्योंकि सब कुछ डिजिटल है, तो हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो सॉफ्टवेयर में स्टोर करते हैं। उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, PMS। क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। पेशेंट की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये भी एक पार्ट है किसका, जो हमारा पहला स्टेप था। ठीक है, अब कैसे स्टोर करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं? तो हम पेशेंट की इन्फॉर्मेशन में क्या क्या डालते हैं? तो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, उसका नाम, उसका DOB, ठीक है, और इंश्योरेंस की डिटेल, गारंटर की डिटेल, एम्प्लॉयर की डिटेल, और उसकी ट्रीटमेंट की डिटेल्स, ये सब इंक्लूड होगी डेमोग्राफिक एंट्री में, और उसका एक पेशेंट कार्ड बनाया जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप था, पहला स्टेप, अगर मैं आपको वापस बैक जाऊं, तो पहला स्टेप हमारा क्या था? अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग। तो पहला स्टेप हमारा था पेशेंट प्री ऑथराइजेशन। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। अब जब पेशेंट का ऑथराइजेशन हो गया, पेशेंट का जब रजिस्ट्रेशन हो गया, उसकी डेमोग्राफिक डिटेल्स भी हमने फिल कर दी, उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट वेरिफिकेशन। एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट वेरिफिकेशन। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट वेरिफिकेशन क्या है? ये बेसिकली दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन अलग है और बेनिफिट वेरिफिकेशन अलग है। अब पहले इसमें देखते हैं क्या होता क्या है। तो ये इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट द इंफॉर्मेशन ऑन द इंश्योरेंस आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जो इंश्योरेंस कार्ड मैंने आपको बताया था, बॉट बाय द पेशेंट ड्यूरिंग एन ऑफिस विजिट, इज अप टू डेट एंड करेक्ट। तो इंश्योरेंस कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन है वो अप टू डेट है, ऐसा नहीं है कार्ड एक्सपायर हो गया हो। कंफर्मिंग देयर कवरेज एट द टाइम ऑफ सर्विस। तो मतलब जब डेट ऑफ सर्विस, जब सर्विस ली जा रही है, उसको बोलते हैं डेट ऑफ सर्विस, उस दिन आपका इंश्योरेंस एक्टिव है। ऐसा नहीं है उस दिन आपकी पॉलिसी खत्म होगी, उससे पहले आपकी पॉलिसी खत्म होगी, तो फिर कौन भरेगा? पेशेंट को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है। तो ये इंक्लूड है आपका सेकंड स्टेप, जिसमें आप जो है इंश्योरेंस कार्ड के थ्रू आप जो है सारी इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस से रिलेटेड, उसके कवरेज से रिलेटेड, वो सब चेक करते हैं। उसका प्लान कौन सा है, सब कुछ चेक करते हैं, उसकी पॉलिसी कौन सी है। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन और बेनिफिट वेरिफिकेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन की हम बात करें तो वहाँ पे फ्रंट डेस्क विल कंफर्म द इफेक्टिव एंड टर्मिनेशन डेट टू इंश्योर पेशेंट हैज एक्टिव कवरेज ऑन DOS यानी कि डेट ऑफ सर्विस या डेट ऑफ सर्जरी, डेट ऑफ सर्विस या सर्जरी। ठीक है, कहने का मतलब क्या, जिस दिन मान लो आपने आज तारीख कितनी है, आज तारीख मान लो आप है, आपकी तारीख है 5, कुछ भी ले लो, 5 जनवरी ले लो, मान लो 5 जनवरी है आज की डेट। तो आज से आज के दिन आपका इंश्योरेंस एक्टिव है कि नहीं है, ये चेक कौन करेगा? ये एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन के अंदर आएगा, ये चेक करेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा चेक करते हैं? बिकॉज टू रिड्यूस डिनाइल परसेंटेज, कि ऐसा ना हो कि हम इंश्योरेंस को भेजें क्लेम और वो वहाँ से डिनाई कर दे कि भैया हम तो एक्टिव है ही नहीं, है ना, हमारा तो जो कोटा था वो हमने पूरा कर लिया।
ठीक है, अब आप जहाँ से भी लो, हमसे पैसा मत लो, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ है। बेनिफिट वेरिफिकेशन में मतलब क्या है कि वेदर द टाइप ऑफ सर्विस विल गेट कवर्ड अंडर द पेशेंट इंश्योरेंस प्लान। कहने का मतलब क्या है, मान लो एक पॉलिसी ली और पॉलिसी में मेंशन है कि आपका कैंसर वगैरह या टीबी वगैरह ये सब इलाज हो जाएगा, लेकिन मान लो आपको कोरोना हो गया, ठीक है, और जो आपने पॉलिसी ली है उसमें कोरोना मेंशन नहीं है ना, तो फिर इंश्योरेंस वाले क्यों ही पैसा देंगे आप इस सर्विस के लिए। आप तो कोरोना की वजह से भर्ती हुए ना, आपने कोरोना की वजह से कोरोना का इलाज लिया, तो उसकी सर्विस जब हमारे उसमें मैंने जो पॉलिसी ली है उसमें है ही नहीं, तो इंश्योरेंस वाले क्यों पैसा भरेंगे। तो ये चेक करने का काम जो है वो बेनिफिट वेरिफिकेशन के अंदर आता है कि जो सर्विस पेशेंट ले रहा है, टाइप ऑफ सर्विस, वो उसके पेशेंट इंश्योरेंस प्लान में कवर्ड है या नहीं है। ये आता है बेनिफिट वेरिफिकेशन के अंदर। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं स्टेप्स। तो ये हैं आपके स्टेप्स। स्टेप्स क्या क्या होते हैं। पहला स्टेप है रिसीविंग पेशेंट शेड्यूल। सेकंड स्टेप है वेरीफाइंग इंश्योरेंस कवरेज। थर्ड स्टेप है कॉन्टैक्टिंग पेशेंट इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है तो पेशेंट को कॉन्टैक्ट करेंगे। और फोर्थ है अपने बिलिंग सिस्टम में अपडेट करना। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट वेरिफिकेशन के 4 स्टेप हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। थर्ड जो हमारा स्टेप आता है आरसीएम का, वो आता है एनकाउंटर एंड ट्रीटमेंट का। एनकाउंटर का मतलब क्या है और ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, देखो ये टर्म है, ये जैर्गन है जो कि मेडिकल बिलिंग में यूज होती है। ठीक है, तो उसका देसी भाषा में मतलब है ट्रीटमेंट, मतलब कैप्चरिंग ट्रीटमेंट इन्फॉर्मेशन। जो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं एनकाउंटर या फिर ट्रीटमेंट। और ऐसा करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन, जो हमारे इंडिया में बहुत चला जाता है, मतलब कि पर्ची, हिंदी में बोलो तो पर्ची बनाना। मतलब ये डॉक्टर के पास गए, उससे पहले जो एक आदमी खड़ा रहता है आपसे बाहर, वो पर्ची बनवाता है ना, टोकन नंबर देता है, और ये पर्ची उसमें नाम लिख देगा, यहाँ पे एज लिख देगा, यहाँ पे डेट लिख देगा। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको देखा और यहाँ पे लिख दिया कि ये टैबलेट है, ये टैबलेट है, ये खाओ, और यहाँ पे अपना साइन कर दिया। तो ये पर्ची क्या है, ये मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन है। ठीक है, सेकंड जो था चार्ज टिकट एंड सुपर बिल। चार्ज टिकट एंड सुपर बिल, ये आप टर्म याद कर लेना, इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी है मेडिकल बिलिंग की। इसका मतलब क्या है, प्री प्रिंटेड डॉक्यूमेंट विच कंटेन ऑल द डिसीजन एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइडर जस्ट मार्क द कोड। मतलब कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या बोलते हैं, फीवर, कफ, टीबी, मतलब जो भी लिखा हुआ है। अब ऐसे ये ऑलरेडी प्रिंट करके लिखा हुआ है। अब ये मिला आपको, ठीक है, ये सॉरी डॉक्टर को मिला। अब आप गए दिखाएं डॉक्टर को, और डॉक्टर ने देखा तो उसने देखा कि भाई आपका फीवर है, बिल्कुल है, कफ है, नहीं है, टीबी है, नहीं है, तो उसने खाली छोड़ दिया। और या फिर यहाँ पे कुछ और एक और चीज़ मार्क कर लो, क्या मार्क कर लो, स्किन प्रॉब्लम मार्क कर लो, तो स्किन प्रॉब्लम है, नहीं है, तो उसने ये भी छोड़ दिया। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को जो प्री प्रिंटेड होता है, पहले से प्रिंटेड होता है, जिसमें सब कुछ लिखा होता है, आप प्रोवाइडर जो डॉक्टर होता है वो सिर्फ मार्क कर देता है कि भैया इसको ये चीज़ है, उसको हम बोलते हैं चार्ज टिकट और सुपर बिल। और तीसरा होता है ऑडियो फाइल। ऑडियो फाइल क्या है, देखो अगर कोई केस जो है वो मतलब कि ईजी नहीं है, ठीक है, मतलब कि उसमें मतलब कि 3-4 डॉक्टर जो है मिलके सुझाव ले रहे हैं, तो ऐसे केस में जो है ऑडियो फाइल बनती है कि वो ट्रीटमेंट पहले कैसा हुआ, मतलब स्टेज 1 में ये किया हमने, स्टेज 2 में ये किया, स्टेज 3 में ये किया, ये दवाई फ़ायदा नहीं की तो हमने ये दवाई फिर ट्राई करी, है ना। तो ऐसा एक कोऑर्डिनेशन बनता है, ऐसा एक क्या बोलते हैं, पूरा वो बनता है। तो रिकॉर्डिंग होती है। आपने अगर कौन सी मूवी थी, डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह, ऐसी जो मूवी हैं अगर आपने देखी होंगी तो उसमें दिखाता है वो, मतलब कि रिकॉर्ड कर रहा होता है कि ये दिन, ये टाइम, इस दिन हम इस पेशेंट पे ये टेस्ट कर रहे हैं, ये सब ऐसा करके, तो वो ऑडियो फाइल होती है। तो ये 3 तरीके से जो है पेशेंट की ट्रीटमेंट जो है रिकॉर्ड की जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। अब ट्रीटमेंट के अंदर, इनकोडिंग के अंदर आता है एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन क्या है,
प्रोसेस ऑफ लिसनिंग द होल एपिसोड ऑफ ट्रीटमेंट एंड कन्वर्ट द ऑडियो फाइल इनटू टेक्स्ट फॉर्मेट। मतलब अब जो ऑडियो फाइल रिकॉर्ड हो रही थी उसको सुनना, पूरे एपिसोड को सुनना और उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो ये ऑडियो फाइल रिकॉर्ड होती है ये एक फ़ोन में होती है, उस फ़ोन को नाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिक्टाफोन। ये पर्टिकुलरली मतलब कि जो सर्जरी रूम वगैरह है यहाँ इस फ़ोन में ये रिकॉर्ड की जाती है, ऑडियो फाइल इस फ़ोन में रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, ये याद रखना, ये टर्म है मेडिकल बिलिंग के केस में। अब उसका फ़ायदा क्या है? दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट इन पास्ट है their present health status and what is suggested currently to cure the disease। कहने का मतलब पास्ट में क्या ट्रीटमेंट हो चुका है, ठीक है, अभी क्या चल रहा है और अभी उसकी कंडीशन क्या है, अभी पेशेंट की कंडीशन क्या है और उसके ऊपर कौन सी दवाई जो है असर कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। फ्यूचर जो है उसकी दवाई उसके इलाज को उसके डिसीज़ को ठीक करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, ये सब जो है ये मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आता है, ये मेंटेन करने में हेल्प होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे आते हैं मेडिकल कोडिंग पे। मेडिकल कोडिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस फॉर असाइनिंग कोड दे CPT फॉर ट्रीटमेंट एंड ICD फॉर डिसीज। देखो दो तरह के कोड होते हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन मैं फिर भी आपको समझा दूं एक बार कि दो तरह के कोड होते हैं, एक को बोलते हैं CPT, एक को बोलते हैं ICD। आगे मैं समझाऊंगा क्या होते हैं। जो ट्रीटमेंट के लिए कोड यूज़ किए जाते हैं उनको हम CPT बोलते हैं और जो बीमारियों के लिए डिसीज के लिए कोड यूज़ किए जाते हैं उनको हम ICD बोलते हैं। मेडिकल कोडिंग क्या है? बेसिकली एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, मतलब हर हॉस्पिटल में ये CPT जो है ये सेम रहेंगे उस ट्रीटमेंट के लिए। मान लो ये जो लिखा हुआ है 90834, ये जो 90834 लिखा हुआ है ये फीवर का कोड है। ठीक है, तो आप कानपुर के अस्पताल में जाओ, चाहे आप दिल्ली के अस्पताल में जाओ, कहीं भी जाओ, मतलब US में बात कर रहा हूँ मैं, US में किसी भी अस्पताल में जाओ तो ये कोड जो है वो पर्टिकुलरली फीवर के लिए ही रहेगा। सेम चीज़ डिजीज़ के लिए, डिजीज़ मान लो आपको चिकनगुनिया हो गई या फिर चिकन पॉक्स, मान लो चिकन पॉक्स हो गया आपको, तो चिकन पॉक्स का कोड है ये वाला, मान लो 90837। तो किसी भी अस्पताल में जाओगे तो वहाँ पे कोड जो है ये आप जब फिल करोगे तो उनको पता चल जाएगा कि भाई चिकन पॉक्स है बंदे को। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है फॉर ऑल US डॉक्टर एंड इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इससे कंपनी भी समझ जाएंगे कि भाई कि मतलब किसके लिए इंश्योरेंस लिया गया है, कौन सा ट्रीटमेंट हुआ है। तो ये चीज़ है मेडिकल कोडिंग। तो मेडिकल कोडिंग क्या है? ऐसे ट्रीटमेंट और डिसीज के लिए कोड असाइन करता है। अब देखो जो कोड है ऐसा नहीं है कि मतलब कि हर साल जो है फीवर का कोड चेंज होता है, नहीं, न्यू कोड ऐड होते हैं पर जो पुराने कोड हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। फीवर का कोड अगर 90834 है तो वो वही का वही रहेगा। अब मान लो जैसे अभी कोरोना आया, उससे पहले तो कोरोना नहीं था, तो अब ये कोरोना के लिए नया कोड असाइन कर देंगे, मान लो 10043 कर दिया, तो अब ये आगे चल के कोरोना के लिए ये कोड बन जाएगा। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? तो ये चीज़ है, ये है मेडिकल कोडिंग। अब हम बात कर लेते हैं ICD और CPT की। तो ICD जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, इट आइडेंटिफाइज डिसीज एंड इलनेस ऑफ पेशेंट। ये डिसीज और पेशेंट की इलनेस के लिए जो कोड है वो असाइन करता है। कितने तरह का कोड होता है? इट इज़ 3 to 7 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड, ये आपको याद रखना है, 3 to 7 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। बट व्हेन इट इज़ मोर देन 3 डिजिट देयर मस्ट बी अ डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट डिजिट। मतलब मान लो अगर कोड है 1044C है तो 3 डिजिट के बाद एक डेसिमल होना ही चाहिए, ऐसा नियम कहता है। ठीक है, इसको DX या फिर डायग्नोसिस कोड भी बोलते हैं। ठीक है, और अभी जो प्रेजेंट में है ICD-10 चल रहा है। ठीक है, ICD-9 जो है ये इसका प्रीवियस वर्जन है। क्या है? प्रीवियस वर्जन। तो इसका डिफरेंस पूछ लेता है, प्रीवियस वर्जन। ICD-9 में 3 से 5 डिजिट का कोड होता है, इसमें 3 से 7 डिजिट का कोड होता है। फर्स्ट डिजिट इज न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। किसमें? ICD-9 में फर्स्ट डिजिट इज अल्फा न्यूमेरिक। यहाँ पे और है, यहाँ पे पक्का है कि भैया पहला डिजिट जो है वो अल्फा न्यूमेरिक ही होगा, एक्सेप्ट अगर लेटर जो है U है तो।
और डेसिमल आफ्टर फर्स्ट 3 डिजिट और डेसिमल आफ्टर फर्स्ट 3 डिजिट, ये जो है ये रूल जो है वो दोनों में सेम रहेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, बात करें अगर सीपीटी की, सीपीटी जिसका मतलब है करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, सीपीटी, ये आइडेंटिफाई करता है ट्रीटमेंट को गिवन टू पेशेंट और उसको कोड देता है। अभी मैंने आपको बताया 5 डिजिट का न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं। ठीक है, और इनको हम प्रोसीजर कोड या फिर लाइन कोड, लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल दिखाऊं तो ये देखो, जैसे मान लो मेडिसिन के लिए ये कोड है, थ्रू आउट द यूएस सेम रहेगा, एनेस्थीसिया के लिए ये कोड है, सर्जरी के लिए ये कोड है। तो ये थ्रू आउट द यूएस किसी भी हॉस्पिटल में जब जाओगे, कहीं हर इंश्योरेंस वाले को पता होगा कि अगर ये कोड से फॉर्म आया है तो उस बंदे को एनेस्थीसिया दिया गया है, इस फॉर्म से कोड आया है, क्लेम आया है तो उसकी सर्जरी हुई है। ठीक है, ये सीपीटी कोड का मतलब है। एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हमने दे दी ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप जिसको हम एनकाउंटर बोलते हैं वो खत्म होता है। फोर्थ स्टेप जो है हमारा वो है चार्ज पोस्टिंग का। चार्ज पोस्टिंग क्या है? चार्ज पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग द चार्जेस विथ ऑल सीपीटी कोड्स, डायग्नोसिस कोड, मॉडिफायर एक्सेट्रा टू क्रिएट अ बिल। यहाँ पे हम बिल क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास सीपीटी कोड्स हैं, डायग्नोसिस कोड, सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, अब पेशेंट ने जो जो सर्विस ली है उसको हम मैच करेंगे और एक बिल बनाएंगे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को जिससे हम एंट्री करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसको हम बोलते हैं चार्ज एंट्री। क्या बोलते हैं? चार्ज एंट्री। प्रोसेस ऑफ एंट्री इन्फॉर्मेशन लाइक पेशेंट इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इलनेस एंड डिजीजेस एंड चार्जेस इज नोन एज चार्ज एंट्री। और पर्पस ऑफ चार्ज एंट्री इज टू क्रिएट क्लेम्स। भाई जब बिल बन जाएगा तभी तो हम क्लेम भेजेंगे ना इंश्योरेंस कंपनी को। मन से थोड़ी, मुंह से थोड़ी बोल देंगे कि भैया हमने इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन किया, एलआईसी को फ़ोन किया कि मेरे इसको फलाने फलाने को ये ट्रीटमेंट हुआ है, आप इंश्योरेंस का पैसा भेज दो। तो क्या वो मान लेगा? नहीं मानेगा ना। तो एक बिल भेजेंगे हम। बिल क्या है? प्रूफ के तौर पे काम करता है। ठीक है, और बिल को क्रिएट करने के लिए जिस प्रोसेस होता है उसको चार्ज एंट्री बोलते हैं, जिसमें हम हर चीज़ रिकॉर्ड करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट करेंगे उसको, और फिर एक क्लेम के साथ वो सारी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो इंश्योरेंस को भेजेंगे। इंश्योरेंस जो है रिव्यू करेगा और फिर पैसा भेजेगा आपको। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या है? क्लेम बना दिया तो क्लेम सबमिट करेंगे। तो क्लेम सबमिशन क्या है? सिंपल, आपके नाम से ही समझ में आ रहा होगा। प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग क्लेम्स टू इंश्योरेंस कंपनी इज नोन एज क्लेम सबमिशन। और ऐसा करने के दो तरीके हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक क्लेम भेजो, किसके थ्रू? क्लियरिंग हाउस के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक क्लेम जो है वो हमेशा क्लियरिंग हाउस के थ्रू भेजा जाएगा, और पेपर क्लेम जो है वो फिजिकल एड्रेस पे भेजा जाएगा। किस पे? ये फिजिकल एड्रेस पे, और ये जो है ये मेलिंग एड्रेस पे भेजा जाएगा। पर इसको पहले क्लियरिंग हाउस का क्लियरेंस लेना पड़ेगा, तभी भेज सकते हो। अभी क्लियरिंग हाउस क्या करता है ये हम देखते हैं। तो ये दो तरह के तरीके हैं जिससे हम क्लेम जो है सबमिट कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। आते हैं पहले तरीके पे। तो पहला तरीका है इलेक्ट्रॉनिक क्लेम। पहला तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लेम। टू फाइल क्लेम इलेक्ट्रॉनिकली वी नीड पेयर आईडी। पेयर की हमें आईडी चाहिए होती है अगर हमें क्लेम को इलेक्ट्रॉनिकली भेजना है। अब ये क्लियरिंग हाउस क्या है? मान लो ये क्लेम है और ये इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, तो क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी से होने से के बीच में एक क्लियरिंग हाउस से गुजरना पड़ता है। क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ। ये क्या करता है? ये ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि भाई इस क्लेम में कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है, करेक्ट क्लेम तो है, क्लीन क्लेम तो है। अगर है तो उसको आगे सेंड कर देगा, अगर नहीं होगा तो उसको वापस कर देगा, बोल देगा कि भैया इसमें ये चीज़ मिसिंग है, ये करके आप भेजो। इससे क्या है? इंश्योरेंस का बर्डन कम हो जाता है कंपनी का। प्लस बार बार हमें ऐसा नहीं है कि मतलब कि सपोज इसमें कोई एक्सरे रिपोर्ट मिसिंग हो गई, अब इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, इंश्योरेंस ने डिनाई कर दिया कि भैया हम क्लेम नहीं देंगे, इसमें एक्सरे नहीं है। फिर आपने एक्सरे लगा के भेजा, अगली बार फिर आ गया कि भैया इसमें ये सर्जरी हुई थी, इसकी रिपोर्ट नहीं है, फिर वापस डिनाई कर दिया। तो ये सब क्या है? ये ऑटोमेटिकली जो है क्लियरिंग हाउस पहले ही चेक कर लेता है। ठीक है, और आपको इकट्ठा भेज देगा कि भैया ये दिक्कत है,
ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, हेल्प्स इन प्रोसेस टू ट्रांसमिट क्लेम टू इंश्योरेंस कंपनी। मैंने आपको बताया कि इसके बाद जो है इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंच जाएगा। इसका काम क्या है, बिफोर सबमिशन क्लियरिंग हाउस स्क्रब द क्लेम्स, स्क्रब मतलब कि छांटना, रगड़ के एकदम धो डालना, एंड चेक फॉर एरर्स, जो कि फॉर्मेट रिलेटेड होते हैं। फॉर्म एरर्स का मतलब क्या है, जो फॉर्मेट रिलेटेड है। अगर इफ नॉट फाउंड क्लियर हाउस एक्सेप्ट द क्लेम, जिसको हम क्लीन क्लेम बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंड सेंड फॉरवर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी। इफ फाउंड मतलब अगर उसमें कोई एरर आया तो क्लियरिंग हाउस जो है वो रिजेक्ट कर देगा क्लेम को, एंड सेंड बैक टू प्रोवाइडर ऑफिस फॉर करेक्शन, जैसा कि मैंने आपको आसान भाषा में समझाया। अब देखो दो टर्म है, एक है रिजेक्शन और एक है डिनायल। तो रिजेक्शन जो है वो क्लियरिंग हाउस में होता है, जबकि डिनायल जो है वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। अगर बोला गया है कि क्लेम डिनाई हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लियरिंग हाउस ने उसको वापस भेज दिया, इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी ने उसको वापस भेजा है। अगर रिजेक्शन हुआ है तो इसका मतलब ये है कि क्लियरिंग हाउस ने उसको वापस भेजा है। तो ये रिजेक्शन और डिनाइल दो चीज़ें आप अच्छे से समझ लेना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बात करें पेपर क्लेम की। टू फाइल पेपर क्लेम ऑन पेपर वी नीड कंफर्म फिजिकल मेलिंग एड्रेस। फिजिकल मेलिंग एड्रेस पता होना चाहिए हमें इंश्योरेंस कंपनी का कि किस में भेजना है। अब देखो जो पेपर क्लेम होते हैं, जो पेपर मतलब कि एक पेपर आया जो फिजिकल कॉपी है, हार्ड कॉपी है, उसमें क्लेम हम लिख के भेज रहे हैं, तो वो दो तरह की होती है। मैं लिख देता हूँ, क्लेम फॉर्म जो है वो दो तरह के जनरली यूज होते हैं जनरली यूएस साइड में। एक होता है आपका HCFA 1500, और या फिर उसकी जगह हम CMS 1500 फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे UB04 या फिर HCFA 1450, ये दो तरह के फॉर्म होते हैं जो यूज़ करते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। जो CMS का फुल फॉर्म है उसका फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज, सेंटर ऑफ मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज। क्योंकि ये आगे टर्म यूज़ होने वाली है तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ फुल फॉर्म, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। यूबी का मतलब है यूनिफॉर्म बिलिंग, यूनिफॉर्म बिलिंग। अब इन दोनों फॉर्म में डिफरेंस क्या है, देखो ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है ये डॉक्टर या फिर इंडिविजुअल या फिर फिजिशियन, डॉक्टर फिजिशियन ये यूज़ करते हैं। अगर किसी का क्लिनिक है वहाँ पे किसी ने ट्रीटमेंट लिया है ना, तो वो जो फॉर्म क्लेम फॉर्म भर के भेजेगा वो होगा CMS 1500। अगर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है तो उनको UB0 फॉर्म फिल करना पड़ेगा इंश्योरेंस से क्लेम करने के लिए। ठीक है, इतना याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि इसमें जो है कॉलम्स जो है 33 होती हैं, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, मैंने शायद फोटो लगा रखी है UB04 और CMS 1500 की, दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आपका CMS फॉर्म है, CMS 1500 है, ये दिख रहा है। यहाँ पे पेशेंट का नाम है, ये देखो पेशेंट का नाम दे रखा है, लास्ट फर्स्ट नेम मिडिल नेम। ठीक है, उसके ये ऑथराइजेशन कोड यहाँ पे दे रखा है। ऑथराइजेशन कोड क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, ये इसका कोड रहेंगे, यहाँ पे उसके कोड रहेंगे, समझ रहे हो, ये सब चीज़ें हैं। UB04 फॉर्म दिखा देता हूँ, ये UB04 फॉर्म है, UB04। ठीक है, जिसका हॉस्पिटल बिलिंग में जो यूज़ होता है, किसमें होता है, हॉस्पिटल बिलिंग में। हाँ, वो होता है फिजिशियल बिलिंग में या डॉक्टर बिलिंग में। तो ये तरह का फॉर्म है। वेरियस यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे लिखा जाएगा सब कुछ कोड वगैरह, तो ये फॉर्म है। ठीक है, तो इनमें मतलब कि पूछ लेता है कि भैया मतलब कि क्या बोलते हैं किस नंबर पे क्या है ना। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा तो देखो हर डब्बे में एक नंबर लिखा हुआ है, ये देखो ये दिख रहा है। ठीक है, और इसमें ये दिख रहा है ना, हर डब्बे में एक नंबर लिखा रहता है ये। तो जब आप मतलब कि इंटरव्यू देने जाते हैं, जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं और दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हैं मेडिकल बिलिंग की, एक्सपीरियंस लोग के लिए मतलब फर्दर अच्छी पोस्ट के लिए, अच्छे पैसे के लिए, तब वो आपसे पूछ लेता है कि आपने अगर UB04 फॉर्म पे काम किया है तो बता दो भैया कि जैसे पेशेंट अकाउंट नंबर है ये ये कौन से बॉक्स में आता है, ऐसे इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं 6 स्टेप पे।
छठा स्टेप जो है वो है क्लेम एडजुडिकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दिस स्टेप टेक प्लेस एट इंश्योरेंस कंपनी एंड। पहली चीज़ यहाँ पर समझ लो आप, ये जो स्टेप है क्लेम एडजुडिफाई करने का, ये जो है इंश्योरेंस कंपनी में होता है। ठीक है, दिस इज टाइम व्हेन इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड वेदर टू पे और डिनाइड द क्लेम। मतलब इंश्योरेंस कंपनी है वो देखेगी आपने जो क्लेम भेजा है और डिसाइड करेगी कि भाई इसमें कोई गलती है या नहीं है। अगर गलती है तो डिनाई कर देगी, अगर गलती नहीं है तो पूरा पेमेंट कर देगी। ठीक है, और ये डिसीजन जो है दोनों पेशेंट और प्रोवाइडर दोनों के साथ शेयर किया जाता है, ईओबी से और ईआरए से। ईओबी की फुल फॉर्म है एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स। ये भी क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अब मैं आपको डिस्कस करूंगा क्या होते हैं ये। और ईआरए का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस। फुल फॉर्म याद रखना, पूछ लेता है। ठीक है, बस अपने यहाँ चीज़ ये रखनी है कि ये जो है ये कंपनी के वहाँ होता है, इंश्योरेंस कंपनी के वहाँ एंड पे होता है ये स्टेप। ठीक है, इस 6 स्टेप के बाद आता है 7th स्टेप। सॉरी, उससे पहले हम देख लेते हैं ईओबी क्या होता है। ठीक है, ईओबी का फुल फॉर्म है एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट, जो मैंने बताया। ठीक है, याद रखना है जब हम फिजिकल पेमेंट करते हैं, है ना, जब हम फिजिकल मेलिंग एड्रेस पे पेमेंट करते हैं, पेमेंट होती है, तो उस केस में ईओबी भेजी जाती है। क्या भेजी जाती है? ईओबी भेजी जाती है। किस केस में? फिजिकल पेमेंट के केस में। और इसमें होता है, इस डॉक्यूमेंट में होता है डिटेल ऑफ डिनाइल, पेमेंट और पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है कि ये पैसा जो है हम कवर नहीं करेंगे, ये पेशेंट की जिम्मेदारी है, आप पेशेंट से पैसा ले लेना। ठीक है, व्हेन इंश्योरेंस मोड ऑफ पेमेंट इज थ्रू चेक, अगर चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है तो इंश्योरेंस जो है ईओबी पक्का भेजेगा और उसमें चेक की सारी डिटेल्स होंगी। याद रखना है, एक चीज और याद रखनी है कि ये जो है ये दोनों को भेजा जाता है, सेंडेड टू बोथ, प्रोवाइडर को भी और पेयर को भी और पेशेंट को भी, सॉरी। ठीक है, वहीं हम बात कर लें ईआरए की। ईआरए का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। नाम से पता चल रहा है कि भाई इसको इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू भेजा जाएगा। तब जब ऑनलाइन पेमेंट होगी उस केस में हम ईआरए भेजते हैं। ईआरए बेसिकली एक सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी तो पता ही होगी, पीडीएफ वगैरह जो है वो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है। ठीक है, और जो बुक कॉपी हम यूज़ करते हैं वो हमारी हार्ड कॉपी होती है, और ये सिर्फ जो है प्रोवाइडर को भेजी जाती है, ओनली प्रोवाइडर। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें डिटेल्स ऑफ डिनाइल, पेमेंट, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इज ऑटोमेटिकली स्टोर्ड इन सिस्टम। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में स्टोर होती है। कहाँ पे? क्लियरिंग हाउस में। क्लियरिंग हाउस में अपलोड होती है और प्रोवाइडर चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। क्योंकि आपको पता है, जब मैंने आपको बताया क्लेम आप भेजते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से जाने से पहले वो जो है क्लियरिंग हाउस में जाता है। क्लियरिंग हाउस किस केस में? ऑनलाइन के केस में, तो है ना। तो इंश्योरेंस की कंपनी और क्लेम भेजने के बीच में क्लियरिंग हाउस जो है वो मीडिएटर का काम करता है। तो फिर जाहिर सी बात है, इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजेगी तो वो भी पहले क्या होगा? क्लियरिंग हाउस में आएगा, वहाँ से प्रोवाइडर डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मैंने डिफरेंस का भी डायग्राम लगा रखा है। देखो, ईआरए में ऑडियंस क्या क्या होती है? इट इज सेंड टू प्रोवाइडर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ईओबी जो है वो पेशेंट को भी भेजा जाता है और प्रोवाइडर दोनों को भेजा जाता है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, पर्पस क्या होता है ईआरए का? वेरीफाइज पेमेंट प्रोसेसिंग एंड क्लेम स्टेटस। इसका पर्पस होता है शो हाउ द क्लेम वाज नॉट कवर्ड। ठीक है, फॉर्मेट इसका डिजिटल होता है, ऑनलाइन होता है क्योंकि ये, और ये हार्ड कॉपी होती है, अभी आपको पता चला। इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है इसमें? स्पेशली जो होती है पेमेंट अमाउंट, डेट, रीजन ऑफ एडजस्टमेंट एंड डिनाइल, ये भी मेंशन होता है। इसमें जनरली जो है सर्विस पेशेंट रिसीव्ड, अमाउंट चार्ज, कितना पे किया, और हाउ मच पेशेंट, कितना पेशेंट ओ करेगा, मतलब ओ मतलब कितना पेशेंट के पास है ऑलरेडी, वो सब मेंशन होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं ईआरए और ईओपी में। ठीक है, अब देखो, क्लेम हमने भेज दिया, इंश्योरेंस ने चेक भी कर लिया और इंश्योरेंस ने वहाँ से रिप्लाई भी भेज दिया थ्रू ईआरए और ईओबी। तो अब क्या है? अब पेमेंट पोस्ट होगी, है ना। अगर पेमेंट आ गई है तो पेमेंट को पोस्ट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेमेंट पोस्टिंग। प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द पेमेंट एंड डिनाइल डिटेल्स। अगर
देखो अगर पेमेंट हुई है तो पेमेंट की इन्फॉर्मेशन, अगर डिनाई हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन कि भैया क्यों इंश्योरेंस कंपनी ने क्यों पैसे नहीं दिए, वो हम किस में डालेंगे, बिलिंग सॉफ्टवेयर में। और मैं आपको बताया कि हर कंपनी का अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो जब आप जो भी कंपनी ज्वाइन करेंगे उनका खुद का सॉफ्टवेयर होगा और वो उसकी ट्रेनिंग पर्टिकुलरली आपको देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब प्रोसेस क्या क्या होता है पेमेंट पोस्टिंग में, यहाँ पे देखा है सबसे पहले रिसीव पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड होता है वेरीफाइंग दी पेमेंट डिटेल्स। थर्ड होता है पेमेंट एलोकेशन। फोर्थ होता है डिनाइल एंड एडजस्टमेंट। 5 होता है मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंट्री। 6 होता है अपडेशन ऑफ पेमेंट पेशेंट अकाउंट। 7th रिकन्सिलिएशन और लास्ट में रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये 8 स्टेप होते हैं, पूछता नहीं है, बस मैंने अब बताने के लिए कि इन जनरली अगर आपको जानने की इच्छा हो कि भैया क्या होता है, आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, तो ये चीज़ आपको प्रोसेस होते हैं, ये ऑलरेडी चल रहा होता है। अब आते हैं लास्ट पे, जो हमारा काम है ऐसा फ्रेशर अगर हम मेडिकल बिलिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्या काम रहेगा, वो है हमारा AR का काम, अकाउंट रिसीवेबल जिसे हम बोलते हैं, AR का काम, जो कि बेसिकली अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो एग्जीक्यूटिव। हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एंड रीसबमिटिंग द अनपेड और डिनाइल क्लेम्स। मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने डिनाई कर दिया कि भैया ये क्लेम में ये दिक्कत है इसलिए हमने पेमेंट नहीं की, तो आपका काम ये रहेगा कि आप जो है इंश्योरेंस कंपनी से बात करें कि क्या दिक्कत है ना, क्यों आपने डिनाई किया, रीज़न क्या है, ठीक है, अनपेड क्यों छोड़ रखा है आपने। और उसके साथ फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, अगर कोई सपोज मेडिकल रिपोर्ट मेंशन मिसिंग है, उसके साथ आप करेक्टेड क्लेम को वापस भेजें, ठीक है, वापस भेजेंगे। ये आपका काम रहता है, आपको बस फॉलो अप लेना पड़ता है। अगर जनरल टर्म में बताएं तो फाइल क्लेम टू इंश्योरेंस कैरियर, आपको खुद नहीं भेजना है भाई, समझ रहे हो, आपको बस डिटेल लेनी है, आपको फॉलो अप लेना है विद द इंश्योरेंस कैरियर टू ट्रैक द स्टेटस के क्लेम का क्या स्टेटस है, अभी तक पेड क्यों नहीं हुआ, क्यों डिनाई किया गया, डिनाई क्लेम को एनालाइज करना, फॉलो अप लेना इंश्योरेंस कैरियर के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और अगर दिक्कत आ रही है तो उसको रिफाइल और रिफाइल करना, मतलब करेक्ट किया हुआ क्लेम भेजना और उसको वापस ट्रैक करना, समझ रहे हो। तो मतलब कि क्या है, क्लेम अगर डिनाइड है तो वो आपको चेक करना है, फॉलो अप लेना है, कॉल पे बात करनी है इंश्योरेंस कंपनी से कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या चीज़ मिसिंग है, क्यों आपने डिनाई कर रखा है, ठीक है। और वैसे तो सर्टेन कोड्स दे रखे होते हैं, है ना, सर्टेन कोड्स दे रखे होते हैं, उस कोड को जब आप सॉफ्टवेयर में देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये कोड जो है इससे रिलेटेड है, तो मतलब कि क्या है, ये शायद ये चीज़ मिसिंग है, ठीक है, उसके हिसाब से आप काम करते हैं। अगर सपोज कोई जो CPT वगैरह हैं, जो ICD वगैरह हैं, उनमें दिक्कत है तो आप कोडिंग टीम को भेज देंगे। अगर पेमेंट जो है वो गड़बड़ दिख रही है तो आप पेमेंट टीम को भेज देंगे, मतलब कि आपको बस एनालाइज करना होता है सिचुएशन को। ये आपका काम रहने वाला है मेडिकल बिलिंग के अंदर, अगर आप ऐसा फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आई होप आपको 8 के 8 स्टेप जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और यहीं पे जो है हमारा जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म होता है। हमने आज जो है RCM साइकिल जो होती है उसके सारे 8 के 8 स्टेप्स हमने डील किए, आपका क्या रोल रहने वाला है और किस तरह से प्रोसेस जो है, किस तरह से साइकिल चलती है, किस तरह से जो क्लेम है इंश्योरेंस तक पहुंचता है और इंश्योरेंस किस तरह से पैसे भेजती है ना, वो सब हमने देखा। आगे हम जो है फर्दर अगले लेक्चर्स में हम डिनाइल्स की बात करेंगे, हम टर्म्स की बात करेंगे, है ना, कि मतलब कि और कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो मेडिकल बिलिंग में यूज़ होती है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमें समझनी होती है, ठीक है। दो डॉक्टर की भाषा डॉक्टर ही समझ सकता है, मेडिकल बिलिंग की भाषा मेडिकल जो वहाँ पर काम कर रहा है वही समझ सकता है। हर एक प्रोफेशन की अपनी एक टर्मिनोलॉजी है, अपने एक शब्द हैं, तो वो शब्द के हम बारे में जानेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। और डिनाइल्स, अगर इंश्योरेंस ने डिनाई किया क्लेम्स को तो हर सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है वो भी मैं आपको आगे लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर कोई चीज़ मैंने मिसिंग कर दी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ चीज़ मैंने ऐड नहीं कर पाया हूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या चीज़ मतलब मैं और आने वाले वीडियोस में मेंशन करूं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।